नमस्कार, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, एक ऐसा मंच बैठका जहां छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने हाल ही में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया, सभी के शव, 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। भेज्जी के दंतेसपुरम, कोरा जुगड़ा, नागाराम के जंगल में डीआरएफ और सीआरपीएफ की कोंटा किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी। यानी इस साल 1 जनवरी से 22 नवंबर तक 207 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इसलिए हमारा आज का विषय यही है, नक्सलवाद पर प्रहार। मिशन 26 की तैयारी, प्रहार जारी है। सुरक्षा बलों को हाल ही में सूचना मिली, भेज्जी के जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा है। इसके बाद जवानों को वहां रवाना कर दिया गया। नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और एक दिन पहले ही भारी संख्या में नक्सली उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसे थे। इस दौरान उड़ीसा पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें एक नक्सली मारा गया, एक जवान घायल हुए। इसके बाद छत्तीसगढ़ फोर्स अलर्ट पर थी और आप देखिए किस तरह से यहां पर नक्सलियों पर लगाम लगाने का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो 2023 में मारे गए थे 22 नक्सली और ये तस्वीरें लगातार फाइल शॉट की हैं और एक के बाद एक लगातार प्रहार किया जा रहा है और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो कोशिश है उसके लिए पूरी तरह से प्लान तैयार हुआ। ये ट्वीट भी सीएम ने किया। सुकमा में मुठभेड़ की खबरें आई है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी लगातार घटनाएं घट रही है, लगातार मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बस्तर में हो, बीजापुर में हो, सरगुजा में हो, सुकमा में हो, दंतेवाड़ा में हो, नारायणपुर में हो, कोंडागांव में हो, चाहे गरियाबंद की हम बात करें, तो इस दिशा में लगातार सरकार के प्रयास है। तो एक अच्छे दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस प्रदेश को नक्सलियों से हम मुक्त करके एक नए विकास की दिशा में ले जाने में सफल होंगे। 22 नवंबर को जिला सुकमा की थाना भेज्जी के भंडारपदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजीएम सीआरपीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद किए गए। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। देखिए, नक्सली रमन सिंह के समय में आप देखोगे आदिवासी 600 गांव खाली करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना माइग्रेट हो गए थे। हमारे सरकार में ये हुआ कि 600 गांव को नक्सली से हमने खाली करा दिया। तो आपने सुना किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब जब छत्तीसगढ़ का नाम आता है नक्सलवाद का जिक्र भी होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, खास मेहमान है हमारे साथ है राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका NH 24/7 पर। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी INH में। सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे सुरेंद्र जी, आप भूपेश बघेल को भी सुन रहे थे, पूर्व CM को। लगातार जब जब नक्सलवाद की बात आती है और जब जब मुठभेड़ होती है, जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, इसके बाद भी इस तरह के आरोप आखिरकार क्यों लगता है? जी, भूपेश बघेल जी ने कोई आरोप नहीं लगाया। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसी को उन्होंने बताया। ये ऐतिहासिक सत्य है कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है और यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि पिछले 11 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान
कोई नक्सल नीति नहीं बनाई जो पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया था। विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार के काम थे, और वो सारी नीतियां, चाहे राहत की हो, पुनर्वास की हो, वो सभी यथावत नीतियां वही चल रही है। ये सरकार तो लगातार, आपने भी सुना बयान गृह मंत्री जी का, QR कोड जारी करेंगे, गूगल फॉर्म जारी करेंगे, वीडियो कॉल में बात करेंगे, नक्सलियों के साथ लाल झंडी खाएंगे। अभी तक कोई अमली जामा ये पहना नहीं पाए। मूल बात जो है, पूर्ववर्ती सरकार ने न केवल जो है सुदूर बॉर्डर क्षेत्र में, बल्कि जो बफर जोन है वहां पर भी हमारी सरकार के दौरान सुरक्षा कैंप खोले गए। जो बूझमाड़ का एरिया है उसका भी राजस्व सर्वे हुआ, वहां से भी रोड रस्तों का काम हुआ। इंद्रावती नदी पर 1.5 दर्जन से ज्यादा सड़क, जो जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग 15 साल से बंद था, वो तक हमने शुरू करवाया। और मूल भूमिका जो है डीआरजी के जवानों में है। डीआरजी में जो भर्ती शुरू की गई थी, 11 महीने में एक भी पद पर नियुक्ति हुई, तो वो तो पता है, दुर्गा तंतेश्वरी बटालियन, श्वेता जी, क्योंकि नक्सलवाद जहां पर है जिस बस्तर में, वहां जो यानी सब कुछ हुआ है कांग्रेस की शासनकाल से जो शुरू हुई योजना है, और उसका असर जो है वो दिख रहा है, सुरेंद्र जी कह रहे हैं। हम और आपसे चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ वर्णिका शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, नक्सल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है वर्णिका जी आपका INS 24/7 पर। और सबसे पहले आपसे ही सवाल कि जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन प्लान तैयार किए गए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे, एक टारगेट सेट कर दिया गया कि 2026 तक इस तरह से नक्सलवाद को खत्म करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद, हमेशा जब भी नाम होता है छत्तीसगढ़ का, नक्सलवाद जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले बताइए, नक्सल एक्सपर्ट के तौर पर नक्सलियों के सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं और किस तरह की स्थिति बनती है? जो वर्तमान सरकार है, इनकी जो कार्यविधि है, हम आरंभ के दिनों से ही देख रहे हैं। जैसे इन्होंने, प्रत्येक सरकार आती है और अपनी किसी नक्सल नीति की घोषणा करती है। हर किसी की नीति या तो ऑफेंसिव मोड में जाती है या डिफेंसिव मोड में जाती है। बट इस बार जो ये तात्कालिक सरकार बनी है, इनका एक एक्सपर्ट के तौर पे जब हम देखते हैं या विषय का अध्ययन करते हुए देखते हैं, तो देखते हैं कि इन्होंने एक तरफ जहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर, दैट मीन्स ऑफेंसिव मोड पे भी किया है, तो वहीं पे इन्होंने अपना एक प्लान जो है स्ट्रैटेजिकली भी लिया है। जैसे पुनर्वास नीति है या भिन्न भिन्न नीतियों पे अपने कार्यप्रणाली को भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाया है। अभी की सुकमा वाली घटना में भी हम देखते हैं इसको, जब अच्छे से अभी कुछ देर पहले ही मैं देख रही थी, तो इसमें पूर्व प्रहार नहीं हुआ है। इसमें जब हार्बरिंग के दौरान, जब वहां पे जो जवान गए हुए थे, उनकी सूचना पे, एरिया कमेटी की सूचना पे, तब उनके तरफ से फर्स्ट रेंज ऑफ फायर आया और इन्होंने उसके बाद में उस पे एक्सचेंज ऑफ फायर आरंभ हुआ। मतलब कि हम आरंभ नहीं करेंगे, पर यदि आप उस तरीके से आरंभ करते हैं तो उसका बराबर प्रत्युत्तर दिया जाएगा। मतलब कि हम 2 डायमेंशन पे एक साथ जाकर के काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां हम सुरक्षा को लेके रणनीति एक्सचेंज ऑफ फायर, तो समानांतर दूसरे तरफ हो रहा है एक्सचेंज ऑफ डेयर। तो ये हमको देखना है कि हम इसको कितने दिनों तक एक समानांतर रूप से चला पाते हैं, और वहां पे किस प्रकार से हम भयमुक्त वातावरण भी समान रूप से तैयार कर पाते हैं। बिल्कुल, तो किस तरह से जो पैरेलल चल रही हैं स्थितियां, यानी आपने सही कहा कि पहले तो छेड़ेंगे नहीं, और अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। और हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कितनी कामयाबी देखते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन प्लान तैयार हुआ, बार बार कामयाबी हाथ लग रही है, और अब तक अगर हम देखें आंकड़ों को, तो अब तक 213 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत गर्व की बात। हम नक्सल समस्या को लेकर बैठक करते रहते रहे पिछले 5 वर्षों में। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए, और नक्सलियों का जो अंदर की, जो जैसे वर्णिका जी ने कहा, एक डिफेंसिव होता है, एक ऑफेंसिव होता है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और नक्सलियों का मान में मजबूत करते रहे। 213 नक्सलियों का चले जाना, उसके उनको मार डालना, नियत निर्लाज योजना, लोन वर्राटू योजना के तहत तो काम करना, 56 योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाना अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद जो अर्धसैनिक बलों का जो आंतरिक जो मूवमेंट होता है, जो उनके अंदर जो उनकी मनोदशा है, उसमें काफी भाग हुआ। 7 राज्यों की सरकार यूनिफाइड कमांड इसमें साथ में लगातार लगी हुई है। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है, जिस प्रकार हमने सीमा पार आतंकवाद को खत्म किया है, इस लाल आतंकवाद को भी खत्म के हमने तो डेडलाइन भी तय किया कि 2025 के अप्रैल तक हम कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। और जो थोड़ा बहुत बचा है
जो थोड़ा बहुत वायरस बचा है उसे भी समाप्त कर देंगे। जी तो देखिए, एक तरफ प्रहार चल रहा है, एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्य धारा में आना चाहे वो चाहे तो आ सकते हैं। 10 करोड़ का इनामी नक्सली अगर मारा जाता है तो ये हमारी सरकार को उपलब्धि, हमारे सैनिक बलों की उपलब्धि है, हमारे लोकल पुलिस की उपलब्धि है, लोकल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी सफलता है और एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। बाकी राज्यों में भी संदेश जा रहा है। झारखंड देख लीजिए या उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र ठीक है, में कामयाबी मिल रही है, लेकिन तेलंगाना राजीव जी, सुरेन जी ये कह रहे हैं कि हमारी जो नीति थी तात्कालीन सरकार की, वो नीति यानी कि जो बीज हमने लगाया था उसका फल अब मिल रहा है और यही वजह है कि वो सारी चीजें और एक के बाद एक जो नक्सली है वो ढेर हो रहा है। देखिए, हम राजनीति नहीं करते नक्सलवाद पे, क्योंकि कोई आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, जो भी सरकार जो की है ठीक। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उनके नेता बार बार कहते थे कि भटके में नौजवान, चाहे कश्मीर के आतंकवादी हो या नक्सलवादी। कांग्रेस के लीडर कहते थे कि भटके में नौजवान। कांग्रेस ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था। कांग्रेस ने हमेशा कहती रही कि हम बातचीत करने का रास्ता इख्तियार करेंगे। कांग्रेस अंदर तक नहीं गए। हम जो 56 योजना है वो गांव गांव तक जा चुके हैं। सुंदर बस्तर, हमको बस्तर का नारा चल रहा है। तो हमारी कार्य योजना अलग है। देखिए, किसी सरकार को में हम अगर लड़ते हैं तो अंतोगत आतंकवादी, अलगाववादी और नक्सलवादी है, इनको बहुत प्रश्रय मिलता। ये लड़ाई है। हम तो शहीद महेंद्र कर्मा को साथ में लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी जाते थे। वो सुनहरा दौर भी है। विपक्ष की बातें अलग है, मतभेद हो जाए, लेकिन नक्सलाइट को हमको हटाना पड़ेगा। ये विकास के विरोध किया, ये देश विरोधी किया, तो इसको लेकर तो काम चल रहे हैं। ठीक है, भूपेश बघेल जी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन अगर प्रहार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 15 वर्ष में। और एक घटना और बता दूं आपको, जब यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई थी, केंद्रीय अमित शाह जी आए थे, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस बैठक का बॉयकॉट किए थे छोटी सी कारण को लेकर। उन्होंने ठीक है, सुरेन जी, क्या बार बार इसी तरह से राजनीति कांग्रेस ही करती है जिस तरह से राजीव जी कह रहे हैं? मेरा निवेदन है, नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर उनकी बातें न करें। गलत सुन लीजिए, बहुत गलत मचा रही है श्वेता जी, ऐसे बात नहीं होगी। जी बोलिए, भारतीय जनता सुरेन पार्टी जी के नेता बोलिए। आदतन झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। जो यूनिफाइड कमांड होती है श्वेता जी, जहां पर केंद्रीय बल तैनात किए जाते हैं, यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। पिछले 11 महीने में कितने बैठक दिए साहिब जी बताएं। और ये जो नियत लेनालार और रोड मलाटू है, वो इनकी सरकार ने शुरू किया। ऐसे झूठ बोलते हैं। सर्च ऑपरेशन 5 साल बंद था। ऐसे बात करेंगे, ऐसे करेंगे। मूल बात श्वेता जी, अरे राजीव जी अपने समय में बोलिएगा। सच्चाई ये है कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में खाद पानी देने का काम भाजपा की सरकारों में हुआ। दक्षिण बस्तर के 2 लाख से 14 की आज भी है भाजपाई। टेरर फंडिंग के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर वसूली में लगे हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री शेखन कांगड़ा, महेश कांगड़ा के सगे भाई 91 लाख रुपया, लव कुमार रायडू इनकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है। कब कार्रवाई करेगी? 8 महीना पुराना मामला है। तो ये नक्सलवाद पर के नाम पर, अरे ये सारे दस्तावेज 2 बार पत्रकार वार्ता हो चुकी है कांग्रेस की। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से बात करेंगे तो ये झूठ बोलना छोड़ दे। बस्तर में छीनने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। जिस तरह से 3 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया था, मारे गए हैं। अरे ऐसे बात नहीं है, अपने समय में बोलिएगा। ये लफाजी करना बंद कर दीजिए। धर्मेंद्र चोपड़ा किस पार्टी के थे? जगत पुजारा पोडियम लिंग। अरे आपके पार्टी के मैं 218 लोगों की सूची दे सकता हूँ जो नक्सलियों को सूचनाएं देते थे। आज ये अरे जो पकड़े जाए वो भाजपा ही, बाकी सब कांग्रेसी और नक्सली भाई ऊपर कब कार्रवाई होगी? तो ये भाजपा ही। अच्छा चलिए ठीक है, सुरेन जी 1 सेकंड दीजिए, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। नहीं हो गया। मैं ये पूछता हूँ, 213 नक्सली अगर मारे गए हैं लगातार पिछले 11 महीने, बताइए आपके कार्यकाल में कितने नक्सली मारे गए? नहीं आप बताइए ना। ये 213 के गांव के लोग थे कि नक्सली थे? जवानों के शौर्य का श्रेय एक सेकंड चाहूंगा। AK-47 राइफल, 50 राइफल अगर पकड़े जाते हैं इन नक्सलियों से, क्या हमने ला के दिया? कुछ नहीं किया। और 213 नक्सलियों का लगातार मारे जाना, ये जो प्रहार है, इनको तो अभिनंदन करना चाहिए। ये अभिनंदन नहीं कर। ठीक है, सुन लेते हैं सुरेन जी।
क्या आप मानते हैं कि 2020 का आंकड़ा देखें तो 41 नक्सलियों को ढेर किया गया, 2021 में 46, 2022 में 30, 2023 में 22 और अब 11 महीने की साय सरकार विजय प्रहार की अगर बात करते हैं तो 213 नक्सली मार गिराए गए हैं। कहीं ना कहीं कामयाबी है, सफलता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां तो यही चाहती है ना कि नक्सलवाद का खात्मा हो। श्वेता जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है और जो हिंसा है उसका हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए अनिवार्य है। लेकिन जो है जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते हैं, देखिए सुरक्षा बल के जवानों ने निश्चित तौर पर 213 जो नक्सलियों को मार गिराया, स्वागत करते हैं उसका। उसके साथ एक और आंकड़ा ये भी है कि जैसे 2003 से 18 के बीच जस्टिस पटनायक कमेटी की रिपोर्ट में यह प्रमाणित हुआ है। न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यह पाया कि भाजपा की सरकारों में 1379 फर्जी प्रकरण दर्ज किए गए थे, उसमें हमारी सरकार में रिहाई हुई। और PUCL जो सबसे बड़ी संस्था है मानव अधिकार की, 1976 से काम कर रही है, जयप्रकाश नारायण ने जिसकी स्थापना की थी, उसकी यह फाइंडिंग आई है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही है। 168 जो है भोले भाले निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं और तमाम आदिवासी समाज जो है राजभवन तक गया, चाहे वो पीड़िया हो, बीजापुर हो, कोयलीबेड़ा हो, फर्जी मुठभेड़ की मामले में जांच के लिए। तो ये सरकार जांच से क्यों भाग रही है? एक भी निर्दोष आदिवासी की मौत होना सभ्य समाज में दाग है, नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर नक्सलवाद का सफाया हो, नक्सलियों को मारे, लेकिन जो भोले भाले आदिवासियों को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है वो भी गलत है। आपको याद होगा सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख सरजू नेताम को गिरफ्तार किया गया था नक्सली सहयोगी होने का आरोप में, आज तक चार्जशीट नहीं पेश किया गया। 4 और आदिवासियों को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन 2 भाजपा से संलग्न नेता पेखन गांगड़ा और लव कुमार रायडू आज तक NIA नहीं बुलाई है। मूल आदिवासी बचाओ मंच जो है विशुद्ध रूप से आदिवासियों का संगठन है, उस पर ये ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राजीव जी, आप जवाब ले लेते हैं राजीव जी से ले लेते हैं। जी बोलिए राजीव जी। श्वेता जी, बड़ी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हमारे अर्धसैनिक बलों का मनोबल तोड़ती है, ये बहुत दुखद है। बाटला एनकाउंटर में जब आतंकवादी मारे गए तब ये सोनिया लेकिन गांधी राजीव जी, आप ये तो मानते हैं ना कि नक्सली ग्रामीणों के बीच में ही रहते हैं, आदिवासियों के बीच में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो वहीं पनप रहे हैं। इसके बाद चुनौतियां कहीं ना कहीं होती हैं कि नक्सलियों को उन ग्रामीणों के साथ कैसे ढूंढा जाए। दूसरी तरफ अगर ये भी चर्चा करें कि किस तरह से उन्हें बाहर लाया जाए, किस तरह से कई बार ग्रामीण जो है वो नक्सलियों का साथ भी देने को तैयार हो जाते हैं, ये मानते हैं आप? श्वेता जी, ये चूक होती है कभी कभी, हमेशा नहीं होती। मुझे याद है हमारी सरकार के गठन के दूसरे महीने जब हमने नक्सलियों को मार गिराया तो इन्होंने कहा पूरा का पूरा एनकाउंटर फर्जी है, पूरे ग्रामीण है, कोई नक्सली नहीं है। जब हमारे DG जो स्पेशल ऑपरेशन के ADG थे उन्होंने कहा ये राइफल किसने लाया, ये राइफल भारत के नहीं है, ये चाइना से रिलेटेड राइफल है। इंसास AK-47 AK-57 से लेकर तमाम मार्क 2 2.2 जो राइफल सामग्री ये कहाँ के, तब इन्होंने कहा नहीं ये सैनिकों की है, ये अर्धसैनिकों की बहादुरी है, सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे सरकार ने कौन चला रहा है? अर्धसैनिक बल किसके निर्देश पर जा रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी पर काम कर रहे हैं? राज्य केंद्र के यूनिवर्सिटी पर काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल है, नक्सली मारे जा रहे हैं तो इनको बड़ा दुख है, वो फर्जी होगा। अरे आप सुरक्षा बलों के मनोबल को तो मत छोड़िए, आपके नेता नहीं आए इस बॉर्डर में, उस घने जंगल पे भी आज जो बड़े जंगल पर गए हैं हमारे ये वसूली में है, कब हो ठीक है, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। डॉक्टर वर्णिका जी से भी हम समझ लेते हैं कि किस तरह की चुनौतियां होती हैं। डॉक्टर वर्णिका जी, आप भी बताइए, क्या इस तरह की समस्या होती है, इस तरह की चुनौतियां होती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो ग्रामीण हैं उनके बीच में ही, आदिवासियों के बीच में ही इस तरह से नक्सली पनप रहे? कैसे ढूंढने, कैसे समाधान निकाले? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि उनका जो संगठन होता है, माओवादी संगठन काम करता है। हम जब शहरों में बैठ के आंख बंद करके कल्पना करते हैं तो केवल एक वर्दीधारी नक्सली के विषय में सोच पाते हैं जो गन लिया हुआ है, या ज्यादा से ज्यादा एक उस बैटलफील्ड की सोच पाते हैं जिसमें ये जो आपके टीवी में तस्वीर भी दिखाई दे रही है, ऐसे ही माओवादियों की कल्पना कर पाते हैं। एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक माओवादी या नक्सली बोलते ही एक वर्दी में गन लिए हुए व्यक्ति की कल्पना करता है। पर इतना ही माओवादी संगठन नहीं है, इनका समानांतर पॉलिट ब्यूरो भी काम करता है, इनके मिलिशिया, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं जो वर्दी में नहीं होते हैं, जो इन्हीं
ग्रामीणों के बीच में जैसे अन्य आमजन रहते हैं वैसे ही रह रहे होते हैं, परंतु ये भीतरी तंत्र के रूप में क्रियाशील होते हैं। और इनको पहचान पाना, सच कहें तो कई बार ऐसी भी स्थिति होती है जब उन क्षेत्रों में मैं जाती हूँ तो वाकई इनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और वहां पे जो सुरक्षा बल जवान कार्य करते हैं उनके लिए भी उस समय उनकी मनोदशा, यही सब जो हम बाद में प्रश्न काल लगाते हैं उनके लिए, उनकी मनोदशा पे इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन क्षेत्रों में जब मैं प्रश्नोत्तरी लेके गई थी, जवानों से प्रश्न करती थी, तो बोलते थे हमको एक्शन प्लान करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, हम बहुत अच्छे से एक्शन कर सकते हैं, परंतु बाद में ये जो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर हम पे होता है, ये निश्चित ही हमारे मनोबल पे इफेक्ट करता है करके। तो वाकई उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए उन्होंने कई प्रकार से स्यूडो ऑर्गेनाइजेशन और तंत्र की रचना की हुई है ताकि बाद में हम इसी प्रकार का कलेश अपने बीच में कर सकें। तो हमको हमेशा एक तो सावधानी, जब फायर एक्सचेंज होता रहता है उस समय में सावधानी भी बहुत रखनी चाहिए है कि वाकई में किसी निर्दोष की हत्या ना हो, किसी भी निर्दोष का मारा जाना बिल्कुल गलत बात है, हमारा लोकतंत्र नहीं कहता, परंतु ये इस प्रकार का जो छद्म आवरण होता है इसमें भी बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया जाए। डॉक्टर वर्णिका को सुना आपने, राजीव जी का क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो बात मैं कह रहा था कि जब अपने जान जोखिम में डाल जब सर पर कसम बात कर हमारे अर्धसैनिक बल जाते हैं, पुलिस जाती है, तो उसके बीच में अगर कोई अर्बन नक्सली, कोई गांव का छुपा हुआ नक्सली आ जाए, उसको लेकर अगर आप मानवाधिकार संगठन और विदेशों में जाकर कहते हैं कि ग्रामीणों की हत्या हुई है, ये दुखद हो रहा है। वही मैं कह रहा था, बाटला एनकाउंटर में हमारे जो सैनिक शहीद हुए, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा शहीद हुए, उसमें कुछ नहीं कहा। जी सुरेंद्र जी बोलिए। हम 1 जनवरी 2024, ठीक है राजीव जी सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं। अरे ये गंद फैलाना बंद कर दीजिए राजीव जी। बोलिए सुरेंद्र जी। 1 जनवरी 2024 को एक 6 महीने की बच्ची को गोली मार दी गई, आज तक मुआवजा नहीं मिला। क्या 6 महीने की बच्ची नक्सली थी? जिस तरह से पहले भी ये हुआ, 2003 से लेकर 18 के बीच कितने नाबालिगों की हत्या हुई। मूल बात जो है केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन विपक्ष की भूमिका में होने के नाते कोई समाधान है? किस तरह की बात करेंगे आप? वहाँ की जो स्थानीय आदिवासी है उनके बीच जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक उनको अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत है। जो कोदो कुट की रागी की खरीदी होती थी आज वो तक बंद है। 10,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी मिलती थी, वो तक बंद हो गया है। राजीव जी, कोई विश्वास किस तरह से पैदा करेंगे ग्रामीणों में? 56 योजनाएं शुरू हो चुकी है, नदी नालों का निर्माण शुरू हो चुका, फिर पुलियों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण शुरू हो चुका है, विश्वास पैदा हुआ है ग्रामीणों का। और नक्सलियों और जिला प्रशासन के बीच, ग्रामीण सरकार केवल अडानी के मुनाफे के लिए काम कर रही है। और वो नहीं शुरू हो चुकी है, देने की तैयारी है। तो बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन 2026 तक जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट को लेकर किस तरह से ये एक के बाद एक जो एक्शन प्लान तैयार हो रहे हैं, एक के बाद एक खात्मा हो रहा है, इसको देखना होगा कि किस तरह से दूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। तो जब जब छत्तीसगढ़ का नाम आता है, नक्सलवाद का जिक्र होता है और हर बार सरकार से यही उम्मीद होती है ग्रामीणों की जो समस्या है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी की सरकार। उम्मीद यही कर सकते हैं कि कैसे भी करके इस समस्या का बस खात्मा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मिशन 26 की तैयारी प्रहार जारी में। फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।